हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। आज मैं क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, जन्म नियंत्रण की विधियाँ। जन्म नियंत्रण की विधियाँ जन्म नियंत्रण की विधियाँ अथवा गर्भ निरोधन की विधियाँ। गर्भ निरोधन की विधियाँ, ठीक है। गर्भ निरोधन की विधियाँ, क्या तात्पर्य है गर्भ निरोधन का, पहले उसका मतलब समझ लीजिए। ऐसी युक्ति, तरीके या विधि जिनकी सहायता से निषेचन और गर्भधारण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है, उन्हें गर्भ निरोधन विधियां कहते हैं, जन्म नियंत्रण की विधियां कहते हैं। क्लियर? इन विधियों के द्वारा एक तो निषेचन की क्रिया को रोका जा सकता है, दूसरा गर्भधारण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है मोस्टली। यानी बच्चे उत्पन्न नहीं होने देने वाली क्रियाएं, नहीं होने देने वाली विधियां जो बच्चों को उत्पन्न नहीं होने देती हैं, उन विधियों को हम जन्म नियंत्रण की विधियां या गर्भ निरोधन विधियां कहते हैं। अब इन्हें दो भागों में विभक्त किया गया, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी है, ध्यान दो। पहला है आपके अस्थायी विधि, अस्थायी गर्भ निरोधन, और दूसरा है स्थायी गर्भ निरोधक विधियां। अस्थायी टेम्परेरी, अस्थायी जो गर्भ निरोधक होते हैं, गर्भ निरोधक का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है दो बच्चों के मध्य अंतराल हेतु दंपति छोटा परिवार, सुखी परिवार रखना चाहता है, और वो चाहता है कि उसका पहला बच्चा हो गया तो उसके बाद दूसरा बच्चा कुछ समय के बाद हो। अब कितने समय के बाद? सामान्यतः दो बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए, कम से कम। तो पहला बच्चा हो गया, उसके बाद 3 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं हो। इसके लिए प्रयुक्त विधियों को अस्थायी गर्भ निरोधक विधियां कहा जाता है। कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। आजकल 4 साल का, 5 साल का, जितना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 साल का दो बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर और माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है और बच्चे का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। क्लियर? कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए? 3 साल का। ओके, तो इस हेतु जो विधियां काम आती हैं उन्हें हम अस्थायी गर्भ निरोधक विधियां कहते हैं। जबकि स्थायी गर्भ निरोधक विधियों को बोलते हैं भविष्य में बच्चे उत्पन्न नहीं करने हेतु, मतलब जिन दंपतियों के एक बच्चा हो गया, 2 बच्चा, अगर भविष्य में वो बच्चे आगे नहीं चाहते, भविष्य में वो आगे बच्चे नहीं चाहते, ऐसी स्थिति में जो विधियां काम में ली जाती हैं उन्हें स्थायी गर्भ निरोधक कहा जाता है। सामान्यतः इनको बंध्यकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंध्यकरण। इन विधियों को बंध्यकरण विधि कहते हैं, बंध्यकरण विधि। ठीक है? इस विधि के बाद फिर बच्चे पैदा नहीं होते हैं सामान्यतः। ठीक,
अब हम बात करेंगे अस्थायी गर्भ निरोधक विधियां जो होती हैं, उन्हें फिर 3 भागों में विभक्त किया गया है। वो 3 प्रकार है, ध्यान दो। प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियां। दूसरा है रोधक या बैरियर, और तीसरा है रासायनिक विधियां। क्लियर? तो ध्यान दीजिए आप यहां पर, जो प्राकृतिक विधियां हैं, ये पुराने जमाने में जब चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उस समय दंपति अपने बच्चों के बीच में अंतराल रखने के लिए प्राकृतिक विधियों का सहारा लेते थे, जो पूरी तरह आवर्तव चक्र की प्रक्रिया पर आधारित होती थी। तो इसमें पहली विधि है नंबर 1, लय विधि। ठीक, या इसको क्रियात्मक विधि भी कहा जाता है। क्रियात्मक विधि, इसमें क्या होता है? इसमें ध्यान से सुनना, महिला को स्वयं को अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल, आवर्तव चक्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किस दिन से ब्लीडिंग होती है और 28 दिन के बाद फिर दोबारा उसकी ब्लीडिंग शुरू होगी। हम जानते हैं कि महिलाओं में 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसमें फर्स्ट 5 डेज, शुरू के प्रथम 5 दिनों में ब्लीडिंग होती है। उसके बाद छठे से 13वें दिन तक जो है प्रतिरोध भवन, पुटिकीय प्रावस्था, FSH हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से अपरिपक्व पुटिकाओं से परिपक्व पुटिकाओं का निर्माण होता है। और 14वें दिन परिपक्व अंडपुटिका फट जाती है और ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। 15वें दिन से 28वें दिन तक पीत पिंड प्रावस्था या स्त्रावी प्रावस्था चलती है। ये 4 प्रावस्थाएं मैंने आपको आवर्तव चक्र की बताई थी। इसमें 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है और वो अंडाशय से बाहर निकलकर अंडवाहिनी में आ जाता है। लगभग 24 घंटे तक वो है शुक्राणु का वेट करता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखकर इस जो लय विधि है, क्रियात्मक विधि है, इसमें आवर्तव चक्र का जो मध्य का टाइम है 10 से 17 दिन का, 10वें दिन से 17 दिन के मध्य को जो है मैथुन क्रिया नहीं करेंगे तो इसमें बच्चे पैदा नहीं होंगे। उससे पहले या उसके बाद 10वें दिन से पहले और 17वें दिन के बाद यदि मैथुन क्रिया की जाती है तो चूंकि इस दौरान अंडे नहीं निकलते हैं तो निषेचन होने की संभावना नहीं है। तो इसमें वर्जित किया जाता है मैथुन क्रिया को 10वें दिन से 17वें दिन के मध्य। इसी प्रकार जो क्रियात्मक विधि है उसमें महिला को ध्यान रखना पड़ता है कि किस दिन मेरे अंडोत्सर्ग होगा। अब जिस दिन अंडोत्सर्ग होता है उस दिन महिला में स्पेशली कुछ इंडिकेटर कैरेक्टर दिखाई देते हैं, कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं, ध्यान से सुनो। जिस दिन अंडोत्सर्ग होगा, ओव्यूलेशन होगा, उस दिन महिला के शरीर का टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर से लगभग 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ओके, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट पीरियड कहते हैं इसको, ओव्यूलेशन होता है जब। दूसरा, महिला के पेट में दर्द होगा। और तीसरा है कि महिला के वेजिना से, योनि मार्ग से अत्यधिक मात्रा में चिपचिपा श्लेष्मा स्रावित होता है। ये 3 कैरेक्टर हैं जब ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो महिला को ये ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे शरीर में अंडोत्सर्ग किस तारीख को होता है, कब होगा। इसलिए जो अंडोत्सर्ग के समय है उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, यानी कि लगभग बीच का 7 दिन जो होता है उसको मैथुन क्रिया से रोका जाता है। मैथुन क्रिया नहीं की जाती है, सहवास नहीं किया जाता है, संभोग नहीं किया जाता है। इससे पहले और बाद में संभोग किया जाए तो बच्चे पैदा नहीं होते। तो ये इस बात पर आधारित है लय विधि और क्रियात्मक विधि। दूसरा आता है स्तनपान अनार्तव विधि। अनार्तव विधि, स्तनपान अनार्तव जो विधि है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए
इस स्तनपान अनार्तव विधि में जो होता है, क्या होता है, महिलाओं में यौवनारंभ अवस्था यानी कि 13 से 14 वर्ष की आयु में आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। जब शुरुआत होती है पहली बार तो उसको बोलते हैं रजो दर्शन या मेनार्की, और लगभग 50 से 55 वर्ष की आयु की महिलाओं में यह हमेशा के लिए बंद हो जाता है आर्तव चक्र, उसको बोलते हैं रजो निवृत्ति या मीनोपॉज। इस दौरान संपूर्ण जीवन में प्रत्येक 28 दिन के बाद आर्तव चक्र की पुनरावृत्ति होती रहती है। किंतु जब महिला गर्भवती हो जाती है, जब उसमें गर्भ का रोपण हो जाता है, तब निषेचन के बाद रोपण हो जाने पर यानी गर्भवती महिला में यह आर्तव चक्र पूरी गर्भ अवधि के दौरान शुरू नहीं होता है। 9 महीने की गर्भ अवधि होती है, उस दौरान शुरू नहीं होता। उसके बाद भी जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चे के जन्म लेने के बाद भी लगभग 3 से 6 महीने तक, बच्चे के जन्म लेने के बाद लगभग 3 से 6 महीने तक, जब तक माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, स्तनपान दूध पिलाती है, तब तक उस महिला में आर्तव चक्र शुरू नहीं होता है। ठीक है, आर्तव चक्र शुरू नहीं होता तो अंडे भी नहीं निकलेंगे, और अंडा नहीं निकलेगा तो निषेचन भी नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। इसलिए इस बात पर आधारित है स्तनपान अनार्तव विधि, यानी जब तक स्तनपान कराएगी महिला तब तक उसमें आर्तव चक्र शुरू नहीं होगा, और इसलिए इस दौरान यदि मैथुन किया जाए, सहवास किया जाए तो बच्चे पैदा नहीं होते। इस आधार पर यह विधि काम करती है। तीसरा है बाह्य स्खलन विधि। ये विधि जो है बड़ी खतरनाक है, भरोसे लायक नहीं है। इसमें सहवास के समय, मैथुन के समय पुरुष को बड़ा संयम रखना पड़ता है। सहवास के समय जैसे ही सीमेन का स्खलन होने लगे, तुरंत पुरुष को अपना पेनिस, अपना मैथुन अंग मादा के जननांग से बाहर निकालना पड़ता है, और सीमेन का स्खलन मादा के शरीर के बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, ये बाह्य स्खलन विधि, क्योंकि सीमेन अंदर गया ही नहीं, शुक्राणु अंदर गए ही नहीं, तो निषेचन भी नहीं होगा। लेकिन ये बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। तो ये प्राकृतिक विधियां थी। अब बात करें हम दूसरा, रोधक या बैरियर, मतलब ऐसे गर्भ निरोधक युक्तियां जो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने को रोकती हैं, गर्भ धारण को रोकती हैं, उन्हें रोधक या बैरियर कहते हैं। और ये भौतिक युक्तियां होती हैं, भौतिक साधन होते हैं। जैसे इसमें प्रमुख रूप से जो प्रमुख साधन है वो है कंडोम या निरोध, इसको निरोध कहा जाता है। कंडोम या निरोध, ठीक है, ये सर्वाधिक प्रचलित, भारत में सर्वाधिक प्रचलित गर्भ निरोधन का तरीका है। क्यों? क्योंकि एक तो सस्ता है, दूसरा ये सहज सुलभ हो जाता है, आसानी से मिल जाता है, तीसरा स्वयं व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। मैथुन के समय इसका उपयोग किया जाता है और व्यक्ति स्वयं अपने आप इसका उपयोग कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंडोम है, निरोध है, वो 2 काम करता है। पहला, गर्भ निरोधन का तो काम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ यौन संक्रमित रोगों से भी बचाने का काम करता है। अकेला एक गर्भ निरोधन का तरीका है जो गर्भ निरोधन के साथ साथ यौन संक्रमित रोगों से भी बचाता है। ठीक है, सस्ता है, सहज सुलभ है, अपने आप यूज किया जा सकता है, इससे व्यक्ति की गोपनीयता भी बनी रहती है, इसलिए सर्वाधिक प्रचलित गर्भ निरोधन का तरीका। एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। और एक बार प्रश्न आया था कि भाई सर्वाधिक प्रचलित गर्भ निरोधन का तरीका कौन सा है, उसमें 4 ऑप्शन डाल दिए तो वो यही आ गया। ठीक है, ये रबर या लेटेक्स से बनी हुई रचना होती है जो महिलाओं के द्वारा भी यूज की जाती है और पुरुषों के द्वारा भी यूज की जाती है। ठीक है, महिलाओं द्वारा यूज किया गया जो निरोध है उसको हम गर्भाशयी गिरवा टोपी या वाल्ट के नाम से जानते हैं, जबकि पुरुषों के द्वारा यूज किया जाने वाला कंडोम निरोध के नाम से जाना जाता है। दूसरी विधि है अंतः गर्भाशय युक्ति। अंतः गर्भाशय युक्ति, अंतः गर्भाशय युक्ति, इसको बोलते हैं आईयूडीज, इंट्रा
यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। ये महिलाओं में प्रयुक्त की जाती है। चिकित्सक, प्रशिक्षित चिकित्सक के द्वारा महिला के योनि मार्ग से, वेजिना मार्ग से महिला के गर्भाशय में लगाई गई वह युक्ति जो निषेचन और गर्भधारण की प्रक्रिया को रोकती है, उन्हें हम आईयूडीज या इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है इसका प्रकार औषधि रहित आईयूडी, इसका उदाहरण लिपेस लूप। दूसरा जो है वो है तांबा मोचक आईयूडी। इसमें मोस्टली कॉपर टी काम आती है, कॉपर टी। और तीसरा जो है वो है हार्मोन मोचक आईयूडी। इसके उदाहरण है प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। ध्यान दो, औषधि रहित आईयूडी जिसका उदाहरण है लिपेस लूप। दूसरा है तांबा मोचक आईयूडी, इसका उदाहरण है कॉपर टी। और तीसरा है हार्मोन मोचक आईयूडी, इसका उदाहरण है प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। अब ध्यान दो, जो कॉपर टी है वो कॉपर टी के द्वारा गर्भाशय में कॉपर आयन रिलीज होते हैं। ये कॉपर आयन जो स्पर्म है, शुक्राणु है, उसकी फैगोसाइटोसिस क्रिया को बढ़ा देते हैं, उसकी भक्षण क्रिया को बढ़ा देते हैं। भक्षण क्रिया को बढ़ाने से जो है, भक्षण क्रिया को बढ़ाने से एक तो शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाती है और उसके निषेचन करने की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार शुक्राणुओं को निष्क्रिय कर देती है, उनकी गतिशीलता कम कर देती है और ये निरोधन का कार्य करती है। जबकि हार्मोन मोचक आईयूडी जो प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 हैं, वो गर्भाशय गिरवा, सर्विक्स और वेजिना का जो केमिकल कंपोजिशन है, उसका जो रासायनिक वातावरण है, उसको चेंज कर देती है, जो स्पर्म के लिए, शुक्राणु के लिए प्रतिरोधी होता है, प्रतिकूल होता है। जैसे शुक्राणु वेजिना में अथवा सर्विक्स में आएगा, गर्भाशय गिरवा में, तो वह नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये आईयूडीज हैं अंतः गर्भाशय युक्ति। यहां पर एक लाइन बोलूंगा मैं, ध्यान से सुना। महिलाओं के लिए आदर्श गर्भ निरोधक विधि के रूप में जानी जाती है। आइडल मेथड है ये, एक आदर्श गर्भ निरोधक विधि है महिलाओं के लिए। प्रचलित विधि तो है, सर्वाधिक प्रचलित कंडोम है, लेकिन महिलाओं के लिए आदर्श गर्भ निरोधक युक्ति की यदि बात की जाए तो वो है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ओके, तो ये रोधक या बैरियर हुए जो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक विधियों की। तीसरी विधि आती है रासायनिक विधियां। इसके अंतर्गत जो है मोस्टली 2 चीज आती हैं, पिल्स और एक इम्प्लांट, अंतरो। पिल्स का मतलब है गर्भ निरोधक गोलियां। इसका पहला है पिल्स और दूसरा है अंतरोप। अंतरोप या इम्प्लांट। पिल्स को बोलते हैं गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक है। सामान्यतया गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संयोजन से मिलकर बनी होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संयोजन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताऊं कि ये गर्भ निरोधन का कार्य कैसे करती है। सभी प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां महिलाओं के द्वारा ली जाती है और ये महिलाओं में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को रोकती है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को रोक देती है। अंडोत्सर्ग नहीं होगा, अंडा बाहर निकलेगा नहीं, तो निषेचन भी नहीं होगा। जब तक ये गोलियां महिला लेती रहेंगी तब तक उनमें अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया रुकी रहेगी। इस प्रकार ये गर्भ निरोधन का कार्य करती है। ओके, अब ये 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार है, एक है स्टेरॉइड पिल्स और एक नॉन स्टेरॉइड पिल्स। तो मैं दोनों का उदाहरण बता रहा हूँ। पहला है स्टेरॉइड पिल्स। स्टेरॉइड्स
पिल्स। इसका उदाहरण है मार्केट के अंदर स्टेरॉइड पिल्स का एक एग्जांपल है जो मार्केट में मिलती है, उसका नाम है मालाडी। मालाडी। और दूसरा है नॉन स्टेरॉइड। नॉन स्टेरॉइड पिल्स। स्टेरॉइड पिल्स, ठीक है। इसका एग्जांपल है सहेली। ये टैबलेट जो है गर्भनिरोधक टैबलेट सहेली के नाम से मिलती है। स्टेरॉइड पिल्स जिसका ब्रांड नेम मैंने बताया जो मार्केट में उपलब्ध है वो है मालाडी। अब इसकी समस्या है, स्टेरॉइड जो गोलियां होती हैं मालाडी जैसी, इनको अगर महिला को बच्चे नहीं चाहिए, बच्चों के बीच में गैप रख रहा है, तब तक प्रतिदिन आर्तव चक्र के पहले दिन से 21वें दिन तक प्रतिदिन पर डे एक गोली लेनी पड़ेगी। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रखनी पड़ेगी जब तक वो बच्चे नहीं चाहती है। लेकिन समस्या यह है कि अत्यधिक मात्रा में इन स्टेरॉइड्स पिल्स का यूज करने से उनमें अनेक साइड इफेक्ट डेवलप हो जाते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट हो जाते हैं? सबसे पहला उनका जी घबराता है, दूसरा उल्टी हो सकती है, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अधिक मात्रा में स्टेरॉइड पिल्स का यूज करने से महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइमिंग है वो गड़बड़ा सकता है, बिगड़ सकता है, और कभी कभी तो ये हमेशा के लिए बंद भी हो सकता है। यानी कि महिला नॉन फर्टाइल हो सकती है, बांझपन उसमें उत्पन्न हो सकता है इन गोलियों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से। साथ ही साथ इसका दूसरा साइड इफेक्ट है कि स्टेरॉइड पिल्स का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से महिलाओं में वेजिना कैंसर और स्तन कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। वेजिना कैंसर और स्तन कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है नहीं? तो ध्यान दो, तो ये इसके साइड इफेक्ट हुए। अब इस साइड इफेक्ट से बचाने के लिए हमारे भारत में लखनऊ में स्थित एक संस्थान है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। उसने एक नॉन स्टेरॉइड पिल्स का निर्माण किया जिसका नाम है सहेली। ये 7 दिन में एक बार ली जाती है और इसका साइड इफेक्ट नगण्य होता है। तो यहाँ पर मालाडी की बात करी, सहेली की बात करी। प्रश्न पूछा जाता है सहेली का निर्माण किसने किया? लखनऊ स्थित CDRI ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसका निर्माण किया था। ये एक साप्ताहिक गोली है जो 7 दिन में एक बार ली जाती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा है इसका अंत्रोपिया इम्प्लांट। ये एक प्रकार का टीका कहलाता है, गर्भ निरोधन का टीका, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से मिलकर बना होता है। एक चिप जैसा होता है जिसको महिला के शरीर में त्वचा के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है और ये जब तक लगा रहता है जब तक महिला बच्चे नहीं चाहती, ठीक है। इसको गर्भ निरोधन का टीका कहा जाता है। इस प्रकार ये जन्म नियंत्रण की विधियां हुई। कौन सी? अस्थायी। अब बात करें बंध्यकरण विधियां या अस्थायी विधियां, इसके लिए मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूं, ध्यान दो। तो ध्यान दो, बंध्यकरण की स्थायी गर्भनिरोधक विधियां 2 हैं। महिलाओं में दोनों तरफ की अंडवाहिनियों को, फैलोपियन ट्यूब्स को, ओविडक्ट्स को काटकर बांध दिया जाता है अथवा मोड़कर बांध दिया जाता है, ठीक है नहीं? जिसमें अंडाशय में अंडे तो बनेंगे लेकिन वो अंडे अंडाशय से निकलकर ओव्यूलेशन के बाद अंडवाहिनी में भी आ जाएंगे, लेकिन हमने उस अंडवाहिनी को काट दिया तो वहाँ शुक्राणु नहीं पहुँच पाएंगे और उनका मिलन नहीं हो पाएगा और कभी भी बच्चे पैदा नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे ये अंडवाहिनी है, ये अंडवाहिनी है, यहाँ से हमने ये अंडा आता है और यहाँ स्पर्म आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये ओव्यूम है, अंडा है, और ये स्पर्म है, और अंडवाहिनी ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों तरफ हो सकता है, कहीं भी। इसलिए हमने इस अंडवाहिनी को काट कर यहाँ से बांध दिया जाता है, क्लियर। तो अब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होगा, शुक्राणु भी आ रहा है, अंडाणु भी आ रहा है, लेकिन उनका मिलन नहीं हो रहा क्योंकि अंडवाहिनी को हमने काट दिया। इस प्रकार ये गर्भनिरोधन होता है। इसमें ट्यूब को काटा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी। महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी के नाम से इसको जाना जाता है। अब प्रश्न 2, अगर हमने बाएं तरफ की अंडवाहिनी को काट दिया और दाएं तरफ को सुरक्षित रखा
तो ऐसी महिला में बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि इधर भी तो निषेचन हो सकता है, इधर भी अंडे आते हैं। इसलिए अगर हमको स्थायी गर्भनिरोधन करना है तो दोनों तरफ की, इधर की भी और इधर दाईं और बाईं दोनों तरफ की ओविडक्ट को काट कर बांधना पड़ेगा या मोड़ कर बांधना पड़ेगा। ठीक है। इसी प्रकार पुरुषों में पुरुष नसबंदी की जाती है और वृषण से आने वाली जो वासा डेफरेंसिया है दोनों तरफ की, दाईं और बाईं तरफ की शुक्रवाहिका वासा डेफरेंसिया, उसे मोड़कर बांध दिया जाता है अथवा काट कर बांध दिया जाता है। इसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी या वैसेक्टोमी। क्या बोलेंगे इसको? वैसेक्टोमी। दोनों शुक्रवाहिनियों को काटा जाएगा, दोनों अंडवाहिनियों को काटा जाएगा या बांधा जाएगा। पहले काट कर बांध दिया जाता था किसी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं किया था, क्योंकि मान लीजिए किसी दंपत्ति ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया और उसने 2 ही बच्चे पैदा किए। अब किसी कारण में दुर्घटनावश वो दोनों बच्चे खत्म हो जाते हैं तो उनका परिवार तो संतान विहीन हो गया। ऐसी परिस्थिति में यदि उनकी अंडवाहिनी काटी हुई है या वासा डेफरेंसिया काटी हुई है तो वो भविष्य में कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो आजकल काटा नहीं जाता है, बल्कि अंडवाहिनी अथवा वासा डेफरेंसिया को मोड़कर बांध दिया जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में उसको दोबारा ओपन करके जो है बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। तो आजकल ये भी एक तरह से अस्थायी हो गई है, लेकिन फिर भी इसको स्थायी में ही गिना जाता है। इस प्रकार मैंने आज आपको गर्भ निरोधन की विधियों के विषय में समझाया, किस प्रकार से होती हैं, किस तरीके से होता है। ओके, अब इसमें कल मैं अगली वीडियो में आपको और विधियों के विषय में बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।